हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा महिला सशक्तिकरण के बारे में। इसको अंग्रेजी में वीमेन एम्पावरमेंट कहते हैं। व्हाट इज वीमेन एम्पावरमेंट? वीमेन एम्पावरमेंट इज अ टर्म विच कैन बी यूज्ड इफ ए वीमेन इज एम्पावर्ड इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एरिना, यानी कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से यदि महिलाओं को उनके सम्मान दिए जाते हैं, उनको नीति निर्णय करने की प्रक्रिया में समान भागीदारी प्रदान की जाती है, तो इसको हम महिला सशक्तिकरण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यानी महिलाओं को पुरुष के बराबर, चाहे वो वैधानिक हो, राजनीतिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, कोई भी क्षेत्र हो, उनके परिवार, समुदाय, समाज और राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्ता से है। इसको कहा जाता है महिला सशक्तिकरण। यानी कि निर्णय लेने की स्वायत्ता होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए उनके अंदर में। भारत में महिला सशक्तिकरण का प्रारंभिक उद्देश्य अगर देखा जाए तो महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक दशा को सुधारना रहा है। यदि इतिहास देखा देखा जाए इसका, तो वैदिक काल में, यानी कि वैदिक पीरियड में देखा जाए तो गार्गी, अपाला, घोषा, बहुत सारी विदुषी महिलाएं हुआ करती थीं। उसके पहले हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन वैदिक पीरियड में मतलब हड़प्पा पीरियड में, माफ़ कीजिएगा, उसमें महिलाओं की स्थिति ठीक ठाक मानी जा सकती है, क्योंकि उसमें कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। और ऐसा माना जाता है कि जो शिल्पकार थे, जो लोग काम करते, कर्मकार थे, वो उसमें महिलाएं भी काम किया करती थीं। और वो एक नगरीय सभ्यता थी, तो हम मोटी मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे महिलाओं की स्थिति ठीक थी। जैसे मातृ देवी की पूजा होती थी तो उनकी मूर्ति प्राप्त हुई है, तो बहुत सारी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं महिलाओं की। तो इन बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं की स्थिति ठीक ठाक रही होगी। लेकिन वैदिक पीरियड में आने के बाद में महिलाओं की दशा जो है निरंतर खराब होती चली गई, ऐसा माना जाता है। और उनकी जो स्थिति है वो केवल घर तक ही बटुर करके रह गई थी, और उनकी शिक्षा में या किसी प्रकार के उद्यम करने में सहभागिता उस प्रकार से नहीं हुआ करती थी जैसे कि हड़प्पा पीरियड में था, ऐसा माना जाता है। और इसके प्रमाण भी दिए जाते हैं। वैदिक सभ्यता जो थी ग्रामीण व्यवस्था थी। ग्रामीण व्यवस्था में वैसे भी महिलाओं को उस तरीके से भागीदारी प्रदान नहीं की जाती है आर्थिक उद्यम में या व्यापार में या शिक्षा में। उनको मुख्य रूप से जो कृषिगत कार्य होते हैं, जो एग्रीकल्चरल वर्क होते हैं, उसमें उनको काम करने की आज़ादी होती है, वो लोग करती हैं, सहयोग प्रदान करती हैं। उनको शिक्षा में अधिकार उस प्रकार से नहीं था जिस प्रकार से पुरुषों को था। उद्यम में उस प्रकार से सहभागिता नहीं करती थी। और मध्यकाल में देखें तो 1848 में जा करके भारत की पहली महिला शिक्षिका, जिनका नाम है सावित्रीबाई फुले, वो भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। कब? 1848 में, 1848 में जा करके। और मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो उसके सुधार के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, विवेकानंद और ऐसे बहुत बड़े बड़े महान भावों ने बहुत सारे काम किए। और सती प्रथा उन्मूलन कानून लेकर के आए, विधवा पुनर्विवाह कानून लेकर के आए, बाल विवाह के रोकथाम के लिए कानून को लेकर के आए। तो इन सबको लाने का प्रयास किया गया। और वर्तमान में देखें तो आर्थिक क्षेत्र में जितना भी जीडीपी का उत्पादन होता है, कुल जीडीपी के उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी मात्र 17% है। अगर विश्व में औसत देखा जाए तो विश्व के कुल औसत जीडीपी के उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी लगभग 35 से 40% है। लेकिन भारत में उसके आधे से भी कम है, यानी कि 17% जीडीपी में योगदान भारत में महिलाओं का होता है। जबकि चाइना में देखें तो ये 40% है। यानी चाइना के कुल जीडीपी उत्पादन में वहाँ के महिलाओं की भागीदारी 40% है, जबकि भारत में केवल 17% है। इसी प्रकार से अगर राजनीति में देखें तो 17वीं लोकसभा चुनाव में लोकसभा में देखा जाए तो 15% सदस्य सांसद थे। 78 नंबर में देखें तो 78 वीमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वॉज इन लोकसभा इन 17th लोकसभा। और उसी समय में राज्यसभा में देखा जाए तो ये प्रतिशत 12% थी, यानी 12% महिलाएं राज्यसभा में सांसद हैं। अगर पूरे अखिल भारतीय स्तर पर कुल विधानमंडलों जैसे कि विधानसभा, विधान परिषद सब में मिलाकर के अगर बात की जाए तो ये प्रतिशत 8% आ जाता है। यानी कि देश के कुल विधानसभाओं, विधान परिषदों, जो 5 राज्यों में विधान परिषद हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है, शायद आंध्र प्रदेश भी है। तो यहाँ की विधानसभा और विधान परिषद और कुल राज्यों की विधानसभाओं में जो महिलाओं का प्रतिशत है वो कुल मिलाकर के 8% है। इसी प्रकार से न्यायालय में देखें तो सर्वोच्च न्यायालय में 34
माननीय न्यायाधीश होते हैं, जिनमें से 4 महिला न्यायाधीश हैं वर्तमान समय में देखा जाए तो। और देश के कुल उच्च न्यायालय, लगभग 25 उच्च न्यायालय हैं देश भर में। तो देश के कुल उच्च न्यायालय में जो सैंक्शन सीटें हैं, मतलब इस समय जो वर्तमान सीटें हैं, वो 1098 सीटें हैं। 1098 सीटों में से मात्र 83 महिला सांसद हैं। 83 सांसद नहीं, माफ़ कीजिएगा, न्यायाधीश हैं, जजेस हैं। 1098 में से 83 महिला न्यायाधीश हैं कुल उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों में अगर देखा जाए तो। और देश में जितने भी पुलिस हैं, कुल पुलिस के केवल 10% पुलिस महिला पुलिस हैं। तो ये दशा है भारत में महिलाओं की। लेकिन ये सारी तो नेगेटिव बातें हैं, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। पॉजिटिव चीज़ों में देखा जाए तो जैसे महिलाओं की भागीदारी शिक्षा में वो निरंतर बढ़ रहा है। यानी लड़कों की पढ़ाई में जो भागीदारी में जो प्रतिशत में वृद्धि हो रही है, उसकी अपेक्षा महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी के जो वृद्धि है वो दर तेज हो रही है। हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो ये कम है। जैसे भारत में वर्तमान में देखें तो 73% के आसपास लोग शिक्षित हैं, जिसमें से लगभग 82% पुरुष शिक्षित हैं और लगभग 66% के आसपास महिलाएं शिक्षित हैं। प्रति 10 वर्ष या प्रति वर्ष में देखें तो जितने पुरुष शिक्षा में भागीदारी कर रहे हैं, उससे प्रतिशत के हिसाब से कहीं ज़्यादा महिलाएं शिक्षा में भागीदारी कर रही हैं। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर प्राइमरी लेवल पर 100 लड़के और 100 लड़कियां एडमिशन लेती हैं और लेते हैं, तो माध्यमिक स्तर यानी 6, 7, 8 में जाते जाते ये प्रतिशत 100 के अनुपात में 96 हो जाता है। यानी कि 4 लड़कियां माध्यमिक स्तर पर प्रति 100 लड़कों की अपेक्षा विद्यालय छोड़ देती हैं। और जैसे ही और सेकेंडरी हायर स्कूल में जाती हैं, हाई स्कूल, इंटर में, तो ये प्रतिशत आकर के प्रति 100 लड़कों के पीछे लगभग 92-93 हो जाता है। और उच्च शिक्षा में देखा जाए तो प्रति 100 लड़कों में लगभग 90 लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं। तो प्राइमरी स्तर से लेकर के उच्च शिक्षा के लेवल तक उत्तरोत्तर उनकी संख्या, उनका अनुपात पुरुषों या लड़कों के अनुपात से धीरे धीरे गिरता चला जाता है। तो यहाँ पर यानी कि उनका जो ड्रॉप आउट रेशियो है, स्कूल से बाहर निकलने का जो अनुपात है, वो बढ़ता जाता है। इसके पीछे अगर कारण देखें तो मुख्य रूप से कारण ये बताया जाता है कि विद्यालय जो है स्कूल से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि विद्यालय में शौचालय या इस प्रकार से जो हाइजीन वाली चीज़ें होती हैं उनकी व्यवस्था कम होती है। तीसरा हम कह सकते हैं कि पैट्रियार्कियल माइंडसेट या पैट्रियार्कियल सोसाइटी के कारण भी महिलाओं या बच्चियों को स्कूल जाने में से थोड़ा सा हतोत्साहित किया जाता है और उनको घर के भीतर रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये मुख्य रीज़न है जो कि महिलाओं की स्थिति अच्छी भी हो रही धीरे धीरे। जैसे कि जो उच्च सेवाएं हैं उसमें भी उनकी भागीदारी धीरे धीरे बढ़ रही है। शिक्षा में भागीदारी बढ़ रही है, उच्च शिक्षा में जा रही हैं। वैज्ञानिक या जो राजनेता होते हैं उसमें भी उनकी भागीदारी आ रही है। जैसे कि 1971, 1969 में इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री बनी थी। लेकिन उसके बाद अगर वर्तमान में देखा जाए तो बहुत सारी लगभग 78 महिला सांसद जो है वो काम कर रही हैं। हालांकि ये प्रतिशत बहुत कम है, 15%, 13% के आसपास है। तो ये कम तो है, लेकिन पहले की अपेक्षा ज़्यादा हो रहा है और ये निरंतर ज़्यादा होता जाएगा। इसके लिए एक उपाय ये सुझाया जाता है कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए उनमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992-93 के द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की 33% आरक्षण का प्रावधान है, वही प्रावधान कहा जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषद के लिए भी कम से कम 33% आरक्षण का प्रावधान महिलाओं के लिए किया जाना चाहिए, ताकि उनकी भागीदारी राजनीति के क्षेत्र में बढ़े। और जैसे जैसे महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ेगी तो वैसे वैसे एक राजनीतिक न्याय, राजनीतिक समानता आएगी और राजनीतिक समानता से उनकी जो सामाजिक पहुँच है वो बढ़ेगी, जिससे वो आर्थिक उद्यम में आ सकेंगी। और आर्थिक उद्यमिता बढ़ते ही उनका सामाजिक और सांस्कृतिक जो कह सकते हैं जो साख है वो बढ़ेगा और वो धीरे धीरे समाज में समानता ला पाएंगे। भारतीय संविधान में देखें तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, 16 ये सब समानता की बात करते हैं। अनुच्छेद 14 में कहा गया विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 में है कि राज्य किसी भी व्यक्ति से उनके जाति, लिंग, धर्म, स्थान, मूल, वंश इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 है कि अवसर की समानता प्रदान की गई कि महिलाओं को भी अवसर की समानता हो और
इन जो भी 6 चीज़ें हैं, जन्म स्थान, लिंग, मूल वंश, इनके आधार पर उनको अवसरों में समानता न दी जाए, ऐसा राज्य नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 17 है वो छुआछूत का अंत करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। 19 से विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जैसे कि देखें तो बोलने की आज़ादी है अनुच्छेद 19 एक ए में। फिर कहीं पे गमन करने की आज़ादी है, कुछ काम करने की आज़ादी, कुछ व्यवसाय करने की आज़ादी है, कहीं पर निवास करने की आज़ादी। तो ये सारी आज़ादियाँ सब प्रोवाइड की गई हैं संविधान में। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता की बात की गई है। और कई जगह जैसे डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। हालांकि उद्यम क्षेत्र में देखा जाता है कि एक ही प्रकार के काम में, कि कोई एक प्रकार का काम है जिसको महिला और पुरुष दोनों करते हैं, लेकिन वहाँ पर पारिश्रमिक पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा दिया जाता है। और ऐसा आरोप पिछले 1-2 साल पहले बॉलीवुड की अभिनेत्रियां भी लगा रही थीं कि जो अभिनेता हैं उनको फिल्मों में ज़्यादा पारिश्रमिक दिया जाता है, यानी कि पैसा दिया जाता है, जबकि अभिनेत्रियों को यानी एक्ट्रेसेस को जो मेल एक्टर्स हैं उनकी तुलना में कम पारिश्रमिक दिया जाता है। तो ये भी भेदभाव बॉलीवुड में देख सकते हैं। जैसा कि कुछ अभिनेत्रियां आकर के 1-2 साल पहले आकर के मीडियम कही थी, तो उसके अनुसार अगर बात करें तो बाकी रियलिटी क्या है तो उसके ऊपर शोध करना पड़ेगा, अनुसंधान करना पड़ेगा, तब उसका रियल फैक्ट निकल करके आएगा कि वास्तव में क्या स्थिति है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे बढ़ रही है, अच्छी हो रही है, लेकिन पुरुषों की तुलना में कम है। और अभी भी पैट्रियार्कल माइंडसेट जो है वो समाज में विद्यमान है, जिसको धीरे धीरे शिक्षा के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है आराम से। तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें अपना आप सुझाव दे सकते हैं। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।